नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का पेपर है M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, बुकलेट नंबर 14। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पेपर सॉल्यूशंस। पेपर थोड़ा सा ट्विस्टेड था, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आई होगी, लेकिन पेपर के सॉल्यूशंस देखने के बाद ही हम लोग इन बातों पे डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी वैलिड W3 डॉट लिस्ट में वैलिड सिंटेक्स नहीं है। इसके लिए बच्चों मैं आप लोगों को एक छोटा सा, मैंने जैसे भी बताया लास्ट पेपर में, मैंने विथ प्रैक्टिकल आपको एक्सप्लेन किया था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या चीज़ मांगी गई है, ताकि आप लोगों को कभी भी कोई डाउट ना हो इससे जुड़ा हुआ। तो हम लोग इस वाले में भी देखेंगे कि क्वेश्चंस में मांगा गया है कि W3 जो हमारा फ्रेम सेट होता है, और ये फ्रेम सेट्स में हम लोगों के पास कौन कौन से वैलिड टैग्स हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं W3 डैश लार्ज, ऐसा करने से ये लार्ज हो जाता है। इसी में अगर मैं यहाँ पे डैश करके कर दूं स्मॉल, इसको मिटा दूं, मैं यहाँ कर देता हूँ स्मॉल, सेव करके मैं रन कराता हूँ, तो आपको दिखाई देंगे ये छोटे भी हो जाते हैं। इसी तरीके से मैंने एक्स लार्ज कर दिया, तो आपको इसका आउटपुट भी दिखेगा। यहाँ पर एक्स लार्ज करने पर ये रहा, हमारा आउटपुट लार्ज हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि जो नहीं है वैलिड वो है एक्स स्मॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मीडिया टाइप डिफाइन CSS2। तो इसका एक सिंपल सा है, अगर आप लोग चेकआउट करें ये मैं आपको एक साइट से दिखा रहा हूँ कि जो मीडिया ग्रुप है उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों की अवेलेबल है CSS2 में। और इसका सही जवाब आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें आपको ब्रेसली भी दिख रहा है, प्रिंट भी है, हैंडहेल्ड भी है, एरियल नहीं है। तो इनकरेक्ट मीडिया हमारा आंसर हो गया एरियल। नेक्स्ट, विच कन्वर्टर इज प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस? स्काई टू हेक्सा, स्काई टू ऑक्टा, हेक्सा टू स्काई, और बोथ इन एनसी। तो इसके लिए एक सिंपल सा है, अगर आप लोग चेकआउट करें तो इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, और प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद आप बड़े आराम से स्काई टू हेक्सा में कन्वर्ट सकते हैं, हेक्सा से स्काई में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोनों मतलब कुल मिला के वाइस वर्सा है। तो आप देख पा रहे हैं सही आंसर है ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फोटोशॉप का है। इसमें पूछा गया है गॉसियन ब्लर की शॉर्टकट की क्या होती है। गॉसियन ब्लर, मेरे पास फोटोशॉप 7 है, तो मैंने अगर इसमें कोई फोटो ओपन की और देखिए यहाँ फिल्टर में दिया रहता है ब्लर, ब्लर के अंदर रहता है गॉसियन ब्लर, लेकिन इसमें फोटोशॉप 7 में शॉर्टकट की नहीं थी। तो मैंने फोटोशॉप 7 के बाद अपग्रेड ना करते हुए गूगल पे सर्च किया, तो पता चला कि इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड जी। तो आपको पता चल गया कि इसका राइट आंसर क्या है, A1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इजी है। आपको पता है कौन सा टैग CSS में एम्बल्ड होता है वेब पेज में? तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपको CSS के कमांड्स लगाने हैं तो आपको एक टैग ऐड करना पड़ेगा, और उसे कहते हैं हम लोग, ये रहा स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग लगाने के बाद ही आप लोगों के CSS के कमांड शुरू हो जाते हैं, एम्बल्ड हो जाते हैं। तो द राइट आंसर इज स्टाइल। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ, which tag is used to render and represent an independent piece of content of a documents? तो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर एक आर्टिकल टाइप का लिखना है तो आपको किस टैग का यूज करना पड़ेगा? तो उसके लिए सही जवाब है आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये तो बहुत ही इजी है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बताना है। तो जावा स्क्रिप्ट में आप लोगों को एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर पता ही, अगर कोई चीज़ पावर में लिखनी है तो आप लोग इस तरीके का डबल स्टार लगा के यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको लिखनी है 2 की पावर, तो आप लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट W3.CSS? तो थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगा दिया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया होगा। तो देखिए मैं W3 CSS के भी फ्रेम सेट पे आपको दिखाऊं तो इसने साफ साफ मेंशन किया है कि W3 जो है मॉडर्न रिस्पॉन्सिबल CSS है। ये सभी तरह के ब्राउजर्स को सपोर्ट करती है, सभी तरह के डिवाइसेस को सपोर्ट करती है, और स्टैंडर्ड CSS ओनली है। तो आपको समझ आ गया कि इसका आउटपुट इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि इसमें लिखा है नॉट द स्टैंडर्ड, तो इसमें ये ट्रू नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस प्रोवाइड नहीं करता है W3 टेबल्स? तो अगर आप लोग चेकआउट करें तो W3 टेबल्स में हमारे पास W3
डैश स्ट्रिप्ड भी है, बॉर्डर भी है, बॉर्डर्ड भी है, सेंटर भी है। तो आप अगर अपने क्वेश्चन से मिलाएं, हूवरवेबल भी है, तो अगर आप लोग अपने क्वेश्चन से मिलाएं तो स्ट्रिप्ड आपके पास अवेलेबल होता है, बॉर्डर भी अवेलेबल होता है, बॉर्डर्ड भी अवेलेबल होता है, लेकिन आपके पास सिर्फ स्ट्रिप नहीं होता है। तो इसमें लिखा है नॉट, डज नॉट प्रोवाइड, तो ये होगा इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग और इन सीएसएस। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग बेसिकली एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि आपका एलिमेंट कहां पर आपके पूरे पेज में लोकेट होगा वो चीज तय की जा सकती है। तो इसमें पूछा गया है कि इट इज द ब्राउजर डिटरमाइन पोजीशन, ब्राउजर थोड़ी डिटरमाइन करेगा। इसमें से इट इज द पोजीशन प्रॉपर्टी ऑफ द सीएसएस यूज्ड टू डिफाइन एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, ये है इसका सही जवाब। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनवैलिड एचटीएमएल इवेंट। एचटीएमएल में कौन कौन सी इवेंट्स इनवैलिड होती हैं, ये जेएस इवेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो आप लोग अगर आप देखना चाहें तो मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूं। तो हमारे पास ये सारी इवेंट्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहली है ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड। तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि इसमें हमारे पास अनलोड वाले कोई भी एचटीएमएल इवेंट्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्क्रीन फ्रेम। ये फ्रेम सेट से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। फ्रेम सेट और आई फ्रेम हम लोगों ने यूज भी किया है, नो फ्रेम भी है, यू फ्रेम नाम का कोई भी फ्रेम नहीं होता है। तो ये है इसका सही जवाब। बच्चों आपको एक चीज और बता दें कि आपके जितने भी सेट्स हैं क्वेश्चंस वही हैं, बस आगे पीछे हो गए हैं। तो आप लोगों के हो सकता है इस सेट में मेरा 12 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आपके उसमें कोई दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट ऑफ W3CSS। तो बेसिक लिस्ट ऑफ W3CSS में कौन कौन से सारे टैग्स हैं। तो हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी है, बॉर्डर के लिए भी है, सेंटर के लिए भी है। तो आप लोगों का सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें लिखा गया है कलर एनहेंसमेंट का क्या मतलब होता है। फोटोशॉप से क्वेश्चन है, ये आपके फोरग्राउंड इमेजेस को कलर करता है। और ट्रीटमेंट दैट मॉडिफाई एनहेंस द कलर ऑफ द नेचुरल डायमंड, ये तो फालतू का सवाल है, डायमंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। बैकग्राउंड कलर इमेजेस को सही करता है या नन ऑफ द। तो या तो इसका आंसर ये होना चाहिए एनहेंस ओनली द फोरग्राउंड, फोरग्राउंड यानी कि जो फोटोशॉप में जो ऊपर इमेजेस होती हैं कलर एनहेंसमेंट उन्हीं का इमेजेस सही करता है। नेक्स्ट है कौन सा वैलिड न्यू इनपुट टैग एलिमेंट है HTML5 में, ईमेल, लेटर, फैक्स या इत्यादि। तो आप लोगों को बता दें ईमेल एक पूरा टैग होता है जिसमें कि आप लोग मैं दिखा देता हूं, ये रहा हमारे सामने। तो हम लोगों ने एक फॉर्म बना रखा है और ईमेल नाम से इनपुट टैग ईमेल टाइप, टाइप मतलब कि ईमेल की तरह वो आपका काम करेगा। अब अगर हम इसको ब्राउज करके देखें तो ये देखिए एंटर योर ईमेल, और अब आप लोग अपनी ईमेल जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो आपको आपकी ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट दिखाई देगी। तो राइट आंसर इज ईमेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा गया है एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल दैट यूज द डेटा ऑफ अ वेब सर्च टू प्रोड्यूस इट्स ओन रिजल्ट। तो ये तो आप मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा हुआ है, इसे हम मेटा सर्च कहते हैं। मेटा सर्च इंजन एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि एक से ना होकर हर किसी सर्च इंजन से आपकी लिस्टिंग करता है कीवर्ड्स की और आपको रिजल्ट दिखाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू है। तो रिस्पॉन्सिबल टेबल इन डब्ल्यू, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिव टेबल्स, रिस्पॉन्सिव वर्ड कभी भी आ जाए तो आप ये समझ जाना कि स्क्रीन के डायमेंशन के अकॉर्डिंगली आप लोगों का जो पेज है वो अपने आप को सेट कर लेता है। तो इसके लिए W3 डॉट रिस्पॉन्सिव लिखना पड़ता है, ये सही है। अगर स्क्रीन छोटी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बन जाता है, और बड़ी स्क्रीन में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जो गलत है वो बच्चों ये है कि W3 डैश टेबल से रिस्पॉन्सिव पेज बनते हैं, ये ऐसा नहीं होता। W3 डैश रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिव क्लासेस से ही आपके ये पेजेस बनते हैं। अगला है SGML का फुल फॉर्म क्या है। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस तो आपको हमारे गेस्ट पेपर में सेम एज इट इज मिल गए होंगे, जैसे SGML का भी है, मेटा सर्च इंजन का भी है, W3 रिस्पॉन्सिव पेजेस का भी है, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है। तो इसका सही जवाब आपको पता ही है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक अलग से पीडीएफ भी है उसमें। फाइल प्रोटोकॉल इज यूज फॉर, इसको हम लोग एफटीपी का भी इस्तेमाल या एफटीपी भी कहते हैं। तो एफटीपी से बेसिकली फाइल ट्रांसफर होती है, कहां से कहां फाइल ट्रांसफर होती है, सर्वर टू क्लाइंट, ट्रांसफर द कंप्यूटर फाइल फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों 21, एंड इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज का क्या मतलब होता है। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। इंडेक्सिंग का मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके नॉर्मल पेजेस होते हैं कॉपी या बुक्स में। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इंडेक्स एंड एनसाइक्लोपीडिया आर्टिकल, एनसाइक्लोपीडिया से कोई लेना देन, वेयर ऑल द डेटा स्टोर, डेटा वगैरह भी नहीं, रिक्वायर्ड टू एक्सेस द, ये भी नहीं है, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, पहला पेज जो जिसे आप होम पेज कहते हैं उसी में सारी इंडेक्सिंग होती है, उसी को हम इंडेक्स पेज भी कह सकते हैं। विच कीवर्ड इज मस्ट टू यूज व्हेन द जावास्क्रिप्ट कोड इज टू रन इन ओल्डर ब्राउजर। इसको मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। पुराने ब्राउजर्स में VAR लेकर यूज करते थे और अब जो हम लोग लेट लेकर यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के पुराने ब्राउजर्स में उसमें वेरिएबल को VAR से शुरुआत करनी होती थी। नेक्स्ट, डैश ब्लाइंड्स द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल टू द एप्लीकेशन डेटा। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने एक HTML5 और मल्टीमीडिया वाले टॉपिक में डिस्कस किया था और इसका सही आंसर है NG डैश मॉडल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं उनको बहुत हेल्प मिली होगी उन वीडियो से, मैक्सिमम चीजें उसी से कवर की गई हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने अपने गेस्ट पेपर में डिस्कस किया था, सेम एज इट इज। ये पिछली बार के भी पेपर में जहां तक मुझे याद आ रहा है ये था क्वेश्चन, विच क्लास प्रॉपर्टी मेक्स एन इमेज ट्रांसपेरेंट। और इसका एक सीधा सा जवाब है W3 डैश ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब ही होता है ट्रांसपेरेंसी। इसमें सेट कर सकते हैं कि 10, 5, 4 इस तरीके से। नेक्स्ट है, हाउ कैन टोन क्रिएट इन अ कलर। टोन तभी कलर्स में ऐड हो सकता है जब ग्रे कलर उसमें ऐड कर दिया जाए, व्हेन ग्रे इज एडेड टू अ कलर, दैट इज बिकम अ टोन। लोग नहीं अपना जो फॉरेन में देखा होगा बीचेस में स्क्रीन को टोन करते हैं, टोन का मतलब ही है वो थोड़ा सा ग्रेइश कर देते हैं उसको। नेक्स्ट है, डैश इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। इस क्वेश्चन का मतलब ही समझ लीजिए, जैसे इफ एल्स कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी है जावास्क्रिप्ट में कि जब कभी पहली कंडीशन गलत हो जाती है तब आपको नई कंडीशन को टेस्ट करने के लिए क्या ऑप्शन होता है। तो मैं आपको दिखा दूं, कुछ इस तरीके का है। अगर ये कंडीशन गलत हो गई तब वो सेकंड कंडीशन पे आएगा और फिर उसे दूसरी कंडीशन मिलेगी। क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा एल्स इफ का इस्तेमाल किया जाता है जब कभी न्यू कंडीशन क्रिएट करनी हो टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following directives used to start an AngularJS application। तो ये तो सिंपल है, जब कभी आप लोगों को शुरुआत करनी हो तो आप लोग लिखते हैं np-app। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ यू स्पेसिफाई इंडिविजुअल आइटम इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। बहुत ही इजी है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल यूज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं ओएल। अब यहां कंफ्यूज मत होइएगा, ओ एल तो है ही नहीं, ये ओ आई है, यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट तो ओ एल होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे तो मैं लाइए एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा देता हूं। अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट में, ऑर्डर्ड लिस्ट की बात हो रही ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट ओएल। तो ओएल के लिए हम लोगों को प्रोग्राम कुछ इस तरीके का डिजाइन करना होता है, ऐसा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसको अगर मैं ब्राउज करके दिखाऊं तो आपके स्क्रीन पर 1 2 3 4 करके ऑर्डर लिस्ट आ जाएगा, यूएल कर देंगे तो बुलेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टकट की टू फॉर रोटेटिंग कैनवास 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फोटोशॉप का टूल होना है ये, कैनवास को 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घुमाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो हमारे पास कोई कैनवास ले लेते हैं, जैसे मैंने एक नया कैनवास ले लिया और मुझे अब 90 डिग्री घुमाना है इसके लिए। तो देखिए ये रहा 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमा सकते हैं यहाँ से। अब क्योंकि मेरे पास पुराना फोटोशॉप था तो इसीलिए मैंने गूगल किया और मेरे को पता चला कि अगर आपको शॉर्टकट की इमेज के अंदर रोटेट करनी है कैनवास के लिए तो कंट्रोल ऑल्ट ओ दबाएंगे। अब नीलेट ने यहाँ पे 0 लिख दिया है तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ये एक एरर है बच्चों, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, कंट्रोल ऑल्ट। और आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्टकट की यूज की है कंट्रोल ऑल्ट ओ।
ये CSS के बारे में है, एम्बेडेड स्टाइल शीट्स के बारे में है बेसिकली। तो इसमें आपको दिया गया है कि ये आप लोगों का कन्वर्ट कर देती है एंटायर डॉक्यूमेंट को XML में, सही है। क्लास सिलेक्टर का इस्तेमाल होता है और MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन भी यूज होता है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अगले में। व्हाट डज EDU डोमेन रिप्रेजेंट? ये तो आसान है, आपको पता है EDU से हम लोग एजुकेशनल डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what protocol is used by all computer connection to the internet? ये क्वेश्चन भी इजी है, आपको सभी को पता है TCP/IP ट्रांसपोर्ट कॉल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से हम लोग पैकेट्स में इंटरनेट को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है, विच इज नॉट ए वैलिड CSS टाइप? इनलाइन, एक्सटर्नल, आउटलाइन और एम्बेडेड। तो आप सभी को पता ही है कि CSS का जो सबसे पहला चैप्टर यही है कि कितने टाइप ऑफ CSS जोड़ा जा सकता है। तो इनलाइन तो होता ही है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, और आपके साथ साथ ये 3 ऑप्शंस रहते हैं। इंटरनल को ही हम लोग एम्बेडेड भी कहते हैं। आउटलाइन टाइप का कोई भी CSS नहीं रहता है, आउटलाइन की जगह एक्सटर्नल CSS कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल ये रहा हमारे सामने, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, जो कि किसी भी फोटो का कुछ पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सवाल क्या है? फ्लोटिंग द मार्क्यू, क्रिएटिंग मार्क्यू, सिलेक्टिंग पोजीशन इनसाइड इमेज। तो ये सही जवाब है, आपको पता चल गया कि हम लोग कोई भी पार्ट की फोटो का कुछ पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टाइल क्लास? तो बच्चों CSS में आप क्लासेस तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। इसमें लिखा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आपको पता होगा जितनी भी स्टाइल क्लासेस या क्लासेस होती हैं उनके आगे पहले डॉट लगाया जाता है, और डॉट लगाने के बाद ही हम लोग अपनी क्लासेस को जो भी सिलेक्टर है उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको पिछले अगर आप लोगों ने चेक किए होंगे हमारी क्लासेस, तो उसमें आपको इसका डॉट क्लास करके एक पूरा वीडियो दिया गया है। तो आपको पता चल गया कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रीसीडिंग बाय अंडरस्कोर, अंडरस्कोर नहीं होता, बाय डॉट होता है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच इज नॉट अ विब्रेंट कलर? तो ये पहली बार में तो कंफ्यूज कर जाता है कि बच्चों को कि ये क्या होता है, जीवंत कलर क्या होता है? जीवंत रंग नहीं है। तो रंग तो इसमें यही है, रेड है, ऑरेंज है, पर्पल है, व्हाइट कोई कलर थोड़ी है इसमें। तो ये व्हाइट कलर नहीं है, जीवंत रंग नहीं है। जो चटकीले रंग होते हैं बस वही होते हैं। तो व्हाइट इज द राइट आंसर। विच कंपेरिजन ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द, दो इक्वल टू लगा दीजिए, कंपेयर करने के लिए होते हैं वेरिएबल्स। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए प्रीफिक्स फॉर ए डायरेक्टरीज? ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने और सॉल्व किया था, ng कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला, विच इज नॉट ए वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास इन? ये क्वेश्चन हमारे पास मैंने सॉल्व भी कराया था, आप लोगों के गेस्ट पेपर में भी है। तो इसका सही अलाइनमेंट क्लास नहीं है लिखा है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा देता हूँ कि अगर आपको अलाइनमेंट करनी है तो आप लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी पोर्शन में आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ W3 डैश लेफ्ट अलाइन कर दिया गया, अलाइन डैश राइट कर दिया गया है। इससे आपके टेक्स्ट में क्या चेंजेस आ गए, जो आगे का लिखा हुआ है वो लेफ्ट और राइट में अलाइन हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आउटपुट में एक लेफ्ट आ गया, एक राइट आ गया। इसी तरीके से अगर आपको कोई चीज़ सेंटर पे अलाइन करनी है तो आप लोग उसकी जगह सेंटर डाल देंगे। ये है कोड, और कोड में आप देख पा रहे होंगे W3 डैश सेंटर। तो आपको इसे करने से क्या होगा, आपका जो आउटपुट है या जो भी आप लोगों ने यहाँ पे लगाया ये सेंटर पे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से, तो आपको क्लियर हो गया। तो इसमें W3 डैश सेंटर अलाइन ये ऑप्शन वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है एलिमेंट कैन बी एक्सटेंड। ये तो मैंने एक सेपरेट क्लास में ही आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको उसका बेनिफिट मिला होगा। मैंने एक सेपरेट क्लास भी डाली थी, और अपने एप्लीकेशन पे भी मैंने डाला था। मैंने बताया था कि कैसे जावास्क्रिप्ट से हम लोग अपने अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा जो हमारी एप्लीकेशंस है वो, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है, इसको ज़रूर आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, उनमें हम लोगों ने सिस्टमैटिकली आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है। मैंने स्पेशली इस कोर्स के लिए एक क्रैश कोर्स आप लोगों का बना रखा था, जो कि हम लोगों के पाइथन के लिए भी और W3 स्कूल यानी कि आप लोगों के स्पेशली इसके लिए है, ओ लेवल के लिए। तो अगर आप लोग इसमें चेक करेंगे तो हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस सभी कुछ वीडियोस में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक करके सारी क्लासेस आपको यहाँ पर सिस्टमैटिकली मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको फुल वर्जन चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर में सर्च करिए ICE Academy और उस पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली मिल जाएगी। इन केस अगर आप लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ओ लेवल, ए लेवल, ट्रिपल सी, कोई भी कोर्सेज की, तो ये देखिए हमारी एप्लीकेशन है जो कि आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने उस वीडियो में पूरा पढ़ा होगा कि आप सभी एलिमेंट्स को नेम, ID, क्लास सभी में से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला है, आर द नेगेटिव वैल्यूज अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी? तो नेगेटिव वैल्यूज तो हम लोग पैडिंग में नहीं सकते, पैडिंग बेसिकली स्पेसिंग के लिए होता है। तो आप एक स्पेस को माइनस नहीं कर सकते हैं, तो वो इनवैलिड है। तो यस, नो, कैन नॉट से, मे बी, नो है इसका सही। अगला है, विच इज ट्रू अबाउट आई फ्रेम टैग? आई फ्रेम टैग्स जो है वो इनलाइन फ्रेम भी होता है और एक अदर डॉक्यूमेंट्स को अपने अंदर एम्बल्ड भी करता है, तो इसीलिए बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास 43, the most important head element of the web page is a container for? तो head element में आप लोगों का मेटा डेटा कंटेन रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन और उसका 44, which is not an encryption and algorithm not present in notepad++? तो notepad++ में हमारे पास MD5 होता है, SHA-256 होता है और MD6 नहीं होता है, MD5 होता है। तो बोथ ए एंड बी, ये वाला सही है आपका जवाब। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कम आउट स्विच ब्लॉक? तो जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है और हम लोगों ने अपने कोर्सेज में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट का एक स्विच स्टेटमेंट केस हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन कराया था, जिसमें 1 लिखो या 2 लिखो तो आपको दिखाई देता होगा कि संडे, मंडे, इस तरीके का। और जब हम लोग इसको रन कराते हैं तो आप देखिएगा इस ब्लॉक को बाहर आने के लिए ब्रेक कमांड का यूज किया जाता है। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूं, तो देखिए इस तरीके का आउटपुट का दिखाएगा, वो आज की डेट ले लेगा, टुडे इज संडे। क्लियर? तो आप लोगों को पता चल गया कि इसका सही आंसर ब्रेक है। यही क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में भी लास्ट टाइम आपको बताया गया था। What is true about the conflicting styles? तो ट्रू अबाउट कन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स, तो इसमें एक्चुअली कन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स में दो ऑप्शंस मेरे को सही लग रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है मेरे पास इसका आंसर। तो मेरे हिसाब से स्टाइल कैस्केड और फ्लो टुगेदर ये होना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ जगह गूगल किया तो उसमें आंसर्स ये भी है, अल्टीमेट अपीयरेंस ऑफ द स्टाइल। तो फिलहाल तो मैं इसको अपने आप तरफ से सही दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्प्यूटेड मानेंगे। तो एंगुलर जेएस के लिए सबसे आसान तो आपको पता है कि इसमें एंगुलर जेएस होता है, ये भी एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट पे काम करता है। और इसको भी वैसे, क्योंकि जावा पे काम करेगा तो स्क्रिप्ट तो ऐड करनी ही पड़ेगी, और एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है। लेकिन ये फ्रेमवर्क जावा में लिखा होता है, ना कि सी में, तो ये गलत है आपका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है शॉर्टकट की टू हाइड लाइन इन नोटपैड++। तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा, Alt+H हाइड लाइंस के लिए ये है। नेक्स्ट है, HTTP puts request method is used to, तो HTTP puts request method is used to replace the specified document with the enclosed data. This is the right answer. नेक्स्ट फोटोशॉप से जुड़ा है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के कौन कौन से फीचर्स हैं? तो एयर ब्रश, आई, रेड आई रिमूवल, क्रॉपिंग, ये सारा ही सही है, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी से हम लोग एडिटिंग करते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल इज यूज फॉर विच पर्सन? कॉपी सिलेक्शन, पेस्ट सिलेक्शन, फाइंड इमेजेस, ऑटोमेटिकली स्टॉप द सिलेक्शन। तो फाइंड इमेज एज एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप, यही है क्विक सिलेक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास, और वो है हमारा ये MIME। ये क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ है,
तो आपको पता ही चल गया है कि मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका फुल फॉर्म है। एंड नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हेडिंग इन W3 फॉन्ट। तो W3 फॉन्ट में सबसे पहली लाइन में ही आपको समझ आ गया होगा, इसमें लिखा है सीजो UI, ये फॉन्ट का नाम है, ये डिफॉल्ट फॉन्ट होता है हेडिंग में, जबकि आपका W3 फॉन्ट में डिफॉल्ट फॉन्ट वर्धना होता है। तो ये गलत है आपका, एंड यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ द स्टाइल शीट इंक्लूड्स। तो जो भी आपकी स्टाइल शीट CSS आप बनाते हैं उनकी बॉडी में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, जो भी स्टाइल है उसकी शीट्स के रूल्स इंक्लूड करते हैं, CSS के रूल्स होते हैं, फॉर्मेटिंग के रूल्स नहीं होते, वो फॉर्मेट के रूल्स आप लोगों को स्टाइल शीट की बॉडी में ना करके उसे बाहर इंक्लूड करते हैं। तो द D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक इज यूजली और डिफाइंड यूजिंग द टैग। तो नेविगेशन लिंक टैग को हम लोग NAV के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास W3.CSS does not provide the following border class। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गेस्ट पेपर में भी था, हम लोगों ने सॉल्व कराया हुआ है। और अगर आप लोग चेक करें तो W3 के बॉर्डर्स में हमारे पास कई सारे बॉर्डर्स अवेलेबल हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इस तरीके का है। और आपको इसमें जो नहीं दिख रहा है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। द राइट आंसर इज, इसमें से कौन सा नहीं है, गुटर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच इज नॉट ए करेक्ट इमेज क्लास W3। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अपने वीडियोस में डिस्कस किया था, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप लोग W3 क्लासेस को चेक करें तो देखिए इसकी जो फोटोज होती है उसमें राउंडेड वाला ऑप्शन होता है, जिससे किनारे राउंडेड हो जाते हैं। सर्कल ऑप्शन होता है, फोटो सर्कुलर हो जाती है। और बॉर्डर ऑप्शन होता है, जिससे बॉर्डर भी हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग चेक करें ओवल, ओवल नहीं होता है इसमें, तो ओवल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाइपरटेक्स्ट क्या है? तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट का मतलब ये है टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू द अनदर टेक्स्ट, इसी को हाइपरटेक्स्ट कहते हैं, तभी इसका नाम HTML पड़ा है। 59 पे आते हैं। टू क्लस्टर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट टुगेदर टू अप्लाइंग फॉर्मेटिंग। तो अगर कई सारे एलिमेंट्स को एक साथ मिला लिया जाए और उस पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें div कमांड का यूज करना पड़ेगा। div बहुत हेल्पफुल कमांड है बच्चों, और इसका इस्तेमाल हम लोग कई सारे एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके उस पर ग्रुप लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग W3 पैनल। तो W3 पैनल जो होता है वो हम लोग नोट्स लिखने के लिए, कोड्स या अलर्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या सभी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि W3 पैनल्स जो होते हैं वो सभी काम के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम लोग नोट्स भी लिख सकते हैं, छोटे छोटे कोड्स भी डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है हमारा W3 पैनल। ये देख रहे होंगे W3 पैनल्स हम लोगों ने बना रखा है, और इसमें एक इस तरह के हम लोगों ने कोड डाल रखा है। अब मैं इसका आउटपुट अगर आपको दिखाऊं तो इसका आउटपुट देखिए ऐसा आएगा, ये कोड की तरह काम कर रहा है। और अगर आप लोग इसको अलर्ट की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप लोग इसको एज ए अलर्ट भी यूज कर सकते हैं। अलर्ट का मतलब है हम लोग इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और W3 पैनल्स को एज ए अलर्ट मैसेज के रूप में दिखा सकते हैं। और जब मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो ये कुछ अलर्ट मैसेज के रूप में ऐसा दिखाएगा। तो आपको क्लियर हो गया, इसका सही जवाब है ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 61, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द लेबल टैग इन HTML। लेबल टैग्स को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ये बेसिकली काम क्या करता है। ये फॉर्म क्रिएशन में यूज होता है। फॉर्म क्रिएशन इन द सेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया और इसमें लेबल डाल दिया HTML, उसके बाद फिर लेबल डाल दिया CSS। तो लेबल स्टैक करने से फायदा ये रहता है कि कोई भी बंदा जो है वो मेनी फॉर्म डिफाइन ए लेबल्स फॉर ए मेनी फॉर्म्स एलिमेंट, कई फॉर्म एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं। स्क्रीन रीडर के लिए काम आता है और विजुअली चैलेंज यूजर्स के लिए भी यूजफुल है। तो इसका भी सही आंसर इसमें लिखा है विच इज द नॉट ए ट्रू अबाउट द लेबल्स। तो विजुअली चैलेंज यूजर्स के लिए कहाँ से यूज हो पाएगा, यूजफुल विजुअली, विजुअली जो दिखता नहीं है उनको लिए कहाँ से ये काम करेगा। तो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, वो है 62, which is not true about the ng repeat directive in AngularJS। नेक्स्ट है इसमें कौन सा ट्रू नहीं है।
तो एंगुलर जेएस जो है रिपीट एंड एचटीएमएल एलिमेंट जो बार बार रिपीट होते हैं उनके लिए यूज होता है, उसी से एरे भी काम आता है। लेकिन इसमें एक दिया गया है डिफाइन इनिशियल वैल्यू फॉर द एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस की शुरू वैल्यू के लिए डिफाइन किया था, उसके लिए एनजी रिपीट नहीं है, एनजी एन इनिशियल है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर, तो इसीलिए डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें से कौन सा वैलिड नॉट ए वैलिड, तो इसके लिए नोटपैड प्लस प्लस खोल लेते हैं या इनकोडिंग पे चले जाते हैं। इनकोडिंग में आपको ये सारे दिखाई दे रहे होंगे कि कौन कौन से हमारे पास इनकोडिंग्स हैं। तो मैं आपको दिखा दूं इस इनकोडिंग्स में हमारे पास कौन कौन से वैलिड नहीं हैं। तो आपको फर्स्ट के 3 दिख रहे होंगे कि हमारे पास ANSI भी है, UTF-8 भी है, UTF-8 BOM भी है, लेकिन UTF-16 है नहीं है, UTF-16 BE BOM और LE है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका सही जवाब नॉट ए वैलिड का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है डैश प्रॉपर्टी अलाउड टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ ए टेक्स्ट इन एन एलिमेंट्स। इसके लिए CSS की टेक्स्ट डैश इंडेंट प्रॉपर्टी का यूज करना होता है, जिससे कि आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनवैलिड इमेज फिल्टर। कौन सा इमेज फिल्टर है ही नहीं इसमें। इमेज फिल्टर के लिए हम एक इमेज खोल लेते हैं कोई, और उसी में फिल्टर कमांड्स हैं बच्चों, इसी में से हमें सर्च करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्हीं को ज्यादा अच्छे से समझ आया होगा या ज्यादा ध्यान रहा होगा जिन लोगों ने फोटोशॉप बहुत अच्छे से यूज किया है। तो जैसे मोशन ब्लर, ये एक हमारे पास है, लिक्विफाई भी हमारे पास है, और साथ ही साथ प्लास्टिक रैप, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। एक था तो मैंने कभी पहले यूज किया था जिसमें प्लास्टिक के अंदर इस तरीके से दिखने लगता है, प्लास्टिक है लेकिन प्लास्टिक रैप नहीं है। सॉलिडिफाई भी देखना पड़ेगा कि सॉलिडिफाई है भी कि नहीं है, और जो नहीं है वही वाला हम लोगों को करना है। तो प्लास्टिक वाला तो दिख रहा है लेकिन सॉलिडिफाई हमें नहीं दिख रहा है। खैर, तो मेरे हिसाब से अभी मैं थोड़ा जल्दी में दिखा रहा हूँ बच्चों, तो मेरे को जो नहीं दिखा वो सॉलिडिफाई करके नहीं है, जिससे कि सॉलिड जैसा दिखना चाहिए, तो इसीलिए ये इनवैलिड फिल्टर्स हमारा कहलाएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, which filter is based on the idea of photographers adding colors filter to an image lens to tint the photo। फोटो को टिंट करने के लिए हम लोग कौन सा फिल्टर यूज करेंगे, तो आर्टिस्टिक फिल्टर यूज करना चाहिए हमें टिंट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 67, आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर जेएस। तो अगर आप लोग गौर करें तो एंगुलर जेएस जो होते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखे या ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, एनजी बाइंड डायरेक्टरीज में स्टोर होते हैं और रिजल्ट वही दिखाते हैं। लेकिन ये डिफरेंट नहीं होते, ये जस्ट लाइक मस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के बराबर होते हैं। तो द राइट आंसर इज डी, ये बिल्कुल सही है बच्चों। और आखिरकार थक कर इन लोगों ने HTML का एक क्वेश्चन सिंपल सा दे दिया, ब्राउजर विल यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट बाय यूजिंग द टैग। अंडरलाइन करने के लिए यू यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, del एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, ये हमने अपने गेस्ट पेपर में भी डाला हुआ है। ब्राउजर, तो अगर आप लोग del कमांड या del टैग का यूज करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक del टैग का यूज किया है यहाँ से यहाँ तक, और अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आप लोगों को, तो आपको दिखाई देगा कि ब्लू को स्ट्राइक थ्रू कर दिया गया है, काट दिया गया है। तो इसका सही आंसर दिखाई दे रहा है कि अगर आप del कमांड लगाते हैं तो आपका वो पर्टिकुलर वर्ड स्ट्राइक हो जाता है। बी इज द राइट आंसर। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में कौन सा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब ये होता है कि एक अलग से फाइल बनाकर लिंक कर दी जाती है। तो अगर आप अलग से फाइल बनाते हैं तो एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनता है, बिल्कुल सही है। ये सेपरेट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये वेब डिजाइनर एंड कंटेंट ऑथर को पैरेलल में काम करने की आजादी देता है। लेकिन इसमें लिखा है बोथ आर स्टिल कंटेन इन ए सिंगल फाइल, ये गलत है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है which is not a main built-in search mechanism। ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगेगा। ये बिल्ट इन सर्च मैकेनिज्म कहाँ का है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नोटपैड प्लस प्लस का। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इस बार सबलाइन के क्वेश्चन कम है, नोटपैड प्लस प्लस के ज्यादा है।
तो आपको नोटपैड प्लस प्लस में सर्च मैकेनिज्म दिख रहा है, आप लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं, डायलॉग बेस कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल सर्च कर सकते हैं, डिक्रीमेंटल सर्च करने का ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा कि इसका राइट आंसर है कि जो नॉट अवेलेबल इन सर्च मैकेनिज्म है वो है डिक्रीमेंटल सर्च। नेक्स्ट है आगे हमारे पास, लैसो टूल इज द बेस्ट यूज फॉर। लैसो टूल का काम क्या होता है? क्लीनिंग अप द सिलेक्शन दैट आर स्टार्टेड फ्रॉम द अनदर टूल्स, डीसिलेक्टिंग द सिलेक्शन, रिमूव द सिलेक्शन, क्लीनिंग अप द सिलेक्शन दैट आर स्टार्टेड फ्रॉम द अनदर टूल। लैसो टूल बच्चों ये नहीं होता। लैसो टूल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है मैग्नेटिक लैसो। ये लैसो टूल्स होते हैं, ये क्लीनिंग नहीं करता, ये प्रॉपरली ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और सिलेक्ट करने के बाद, हाँ वो बात अलग है कि सिलेक्ट करने के बाद अगर आप डेल बटन दबा देंगे तो वो हट जाएगा। तो इसमें अगर आपका क्वेश्चन देखें तो यू स्टार्टेड फ्रॉम द अनदर टूल, डीसिलेक्टिंग तो कर नहीं सकते, इससे रिमूव भी नहीं कर सकते, क्लीन कर सकते हैं। कोई भी चीज आप लोग जो सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहे तो साफ कर देगा वो। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज। तो क्या जावास्क्रिप्ट हमारा एचटीएमएल कंटेंट एट्रीब्यूट सभी को चेंज कर सकता है? बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, आइडेंटिफाई द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन W3 फॉन्ट। तो मैंने अभी भी आपको जब पिछले क्वेश्चन कराए थे तो बताया था डिफॉल्ट फॉन्ट इसका वर्धना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूजर इनपुट, यूजर एक्शन एंड ब्राउजर एक्शंस। तो हमारे पास कौन सा आइडेंटिफायर है जो कि इनपुट यूजर है? उसके लिए है इवेंट हैंडलर्स। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, डायरेक्टरीज टू इनिशियलाइज एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। इससे जुड़ा हुआ पिछला क्वेश्चन भी था जिसमें मैंने आपको बताया था ng इनिशियलाइज, ये वाली डायरेक्टरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंगुलर जेएस को इनिशियलाइज यानी ऑन करने के लिए। विच इज नॉट ट्रू अबाउट CSS। CSS इज ए कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये तो सही लग रहा है। सेपरेट कंटेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, establish visual layout of the web page, mark up the content of the web page। तो इसमें अगर आप लोग चेक करें तो इसमें बाकी सभी सही है, ये थोड़ा सा अलग है। सेपरेट कंटेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से नहीं वेब पेज से अलग होता है इसका कंटेंट। नेक्स्ट, विच CSS specification was first declared to become the official W3 recommendation। और इसका सही जवाब है CSS level 1। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, which operator is used to get data type of the variable in JavaScript। और इसका सही जवाब आपको पता है टाइप ऑफ। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने CSS की क्लासेस में एक के बाद एक, CSS इन जावा में एक के बाद एक पढ़ाए हैं। आप लोगों के पास अगर गेस्ट पेपर होगा तो भी आपको ये मिल गया होगा। बस आप लोगों को हमारा ICE एकेडमी, जिसका नीचे आप लोगों को प्ले स्टोर में लिंक दिख रहा है, इसमें जाकर आप लोग टाइप करिएगा गेस्ट पेपर। और गेस्ट पेपर में आप लोगों को चारों के गेस्ट पेपर्स आपको अवेलेबल होंगे। आप लोग अगर अब चेक करें तो इसी में आप लोगों के M2R5 का भी पेपर हम लोगों ने लास्ट टाइम के पूरे जनवरी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड बैच है, और इस बैच में हम लोगों ने पूरा का पूरा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल कराया था। अगर आप लोग चेक करें तो इसमें हम लोगों ने आप लोगों के लिए पूरी क्लासेस प्री रिकॉर्डेड और साथ ही साथ डाउट सेशन लाइव भी आपके लिए चालू कर रखे हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा नीचे ड्रैग करें तो आप लोगों को इसमें CSS के सारे क्वेश्चंस प्लस इसके बाद ये जावास्क्रिप्ट के भी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इस बार हम लोगों ने आप लोगों के लिए अलग से स्पेशली एक क्रैश कोर्स भी शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत से लेकर आखिरी तक के पेपर्स भी सॉल्व कराए थे, और आप लोगों को हम लोगों ने CSS उसकी प्रॉपर्टीज स्पेशली मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के कई सारे क्वेश्चन, इमेज प्रॉपर्टी ये वाला भी आया था, टेबल प्रॉपर्टीज भी आई थी, लिस्ट बॉर्डर प्रॉपर्टीज भी आप लोगों ने देखा था CSS के लिंक। तो ये अगर वीडियो, सिर्फ इतने छोटे छोटे वीडियोस भी अगर आपने कवर कर लिए हैं तो ये क्वेश्चंस आपको समझ आने लगे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हमारे पास, विच इज नॉट अ वैलिड मेटा सर्च इंजन। सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन के मतलब आपको पता ही होगा कि ये सभी सर्च इंजन से डेटा ट्रीट करते हैं आपके। तो आपको एक बता दें कि स्टार्ट पेज एक प्राइवेट आप लोगों का सर्च इंजन है, इसमें कोई ट्रैकिंग या सर्चिंग अलग से नहीं रहती, ये गूगल को ही प्रेफरेंस लेता है। तो राइट आंसर बी है। वेरिएबल बेस्ड जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड यूजिंग। तो हम लोग चार तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास वेरिएबल जो डिक्लेयर करने के लिए हैं वो है var से, let से,
CONST कांस्टेंट से और नथिंग से। लेकिन अगर आप लोग देखें तो इसमें एक ऑप्शन और दिया है सेट, तो सेट से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, वो है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कुकीज। कुकीज एक्चुअली एक प्रकार की वो टेम्प फाइल्स होती हैं जो आप ब्राउजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि ये प्रोग्राम जो है वो बैकएंड पे काम करते रहते हैं, सही है, ये सभी कुछ सही है, बस ये गड़बड़ है कि कुकीज हैव ए पोटेंशियल टू बीइंग यूज्ड टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ यूजर। ये नहीं कर सकते, कुकीज को ऐसा कोई भी राइट्स नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनपुट या इनवैलिड इनपुट टैग टाइप। इनवैलिड इनपुट टैग टाइप कौन सा है? इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। जो अलग अलग टाइप के टैग्स होते हैं इनपुट करने के लिए, जिसमें सबमिट टेक्स्ट और ये सब कुछ है, रेडियो होता है, रेडियो बॉक्स नहीं होता बच्चों, इसमें ये बॉक्स लगा के इसको इनवैलिड बना दिया गया है। तो ये है आपका सही जवाब। नेक्स्ट है हमारे पास डैश sudo classes is activated when the user move the mouse cursor over the specific element। तो कौन सी वो है? तो जब भी कभी आप माउस किसी के ऊपर ले जाते हैं और वहां पे कोई एलिमेंट मूव कर जाता है तो उसे हम हूवर कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट है डैश मेक द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट बोल्ड कैसे करते हैं? टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं, तो बोल्ड करने के लिए आप लोगों के पास अलग अलग एक ऑप्शंस दिए रहते हैं। मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूं। ये देखिए हमारे पास फॉन्ट डैश वेट एक ऑप्शन है, जैसे कि आप लोग नॉर्मल, वेट, बोल्ड इत्यादि चीजें कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि हमारे पास सही जवाब है फॉन्ट डैश वेट। ये हम लोगों ने टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी और फॉन्ट प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट कैन बी यूज ऑन विच एलिमेंट। तो इसका सही जवाब है बच्चों इनपुट। इनपुट एलिमेंट्स में ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज अ जेनरिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाइज नो इनहेरिटेंट फॉर्मेटिंग। और इसका सही जवाब है स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब पेज? तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक प्रकार की टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं तो प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ द वेब पेजेस। नेक्स्ट आइडेंटिफाई बेनिफिट दैट प्रोवाइड बाय फोटो एडिटर फॉर बिजनेस। ब्रांड बिल्डिंग, बेटर सेल्स, और ये तो सभी को सही है कि अगर आपको फोटो एडिटिंग आती है बिजनेस में तो आप ये सभी चीजें कर सकते हैं। बेटर सेल्स कर सकते हैं, ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, छोटिया जो सोशल मीडिया है उसमें आप लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द टास्क ऑफ डीएनएस नेम सर्वर। तो डीएनएस सर्वर्स का मेन काम होता है जो भी आपके पास डोमेन है उनको स्पेसिफिक आईपी में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई वेयर अ सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज। तो सेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग हेडर, फुटर सभी जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास which javascript statement is used to perform different action based on the different conditions। तो अलग अलग कंडीशंस के आधार पर हम लोग कौन सा एक्शन दे सकते हैं। which statement is used, तो हमारे पास if स्टेटमेंट भी है और स्विच की मदद से भी हम लोग डिफरेंट कंडीशंस के आधार पे काम कर सकते हैं। लेकिन इफ कंडीशन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि इफ के बाद एल्स और उसके बाद हम लोग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जबकि स्विच केस इज द राइट आंसर। स्विच में आप लोग लिख सकते हैं अलग अलग कंडीशन और एक्शन भी दे सकते हैं। बॉक्स एक प्रकार का कुछ खास नहीं, एक वर्चुअल बॉक्स बन जाता है जो हर एलिमेंट को आसपास कवर कर लेता है। जैसे आप लोगों को अगर कुछ भी सीएसएस में लिखना है तो आपने ऐसे दो बॉक्सेस बना दिए और इसके अंदर अपना अपना टाइप कर दिया। तो यही है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द नॉन सिमेंटिक एलिमेंट इन एचटीएमएल टैग। तो राइट आंसर है इसका div। नेक्स्ट है हमारे पास w3 dash color and w3 dash text dash color class can be used to color। तो ये दोनों मिलकर आपके एलिमेंट, हर एलिमेंट के एचटीएमएल को कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास service which help an organization to host a website
ऑन ए वेब सर्वर। ये तो नाम से ही समझ आ रहा है कि कौन सी सर्विस होती है, वेब होस्टिंग होती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सूडो क्लास इन सीएसएस। इसमें सूडो क्लासेस के बारे में पूछा गया कि कौन सा गलत है। तो सूडो क्लासेस इट इज अ स्टाइल क्लास डिफाइन, ये तो सही है। और इसमें मेरे को जो पर्सनली गड़बड़ लग रहा है वो है इट गिव द ऑथर एक्सेस टू अ कंटेंट नॉट स्पेशली डिक्लेयर्ड इन द। तो कोई एक्सेस नहीं। सूडो क्लासेस बेसिकली क्या होता है, आप लोगों के सीएसएस में जब कभी आप जैसे किसी लिंक को क्लिक कर देते हैं तो वो लिंक को क्लिक करने से वो हल्का सा नीला हो जाता है, तो ताकि आदमी का अट्रैक्शन आ जाए कि हाँ कहाँ पे माउस लेके गए वो भी पता चल जाता है। तो वो होता है सूडो क्लासेस। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है W3 dash container class add a padding to any elements। तो पैडिंग के लिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि जो आप लोगों का W3 क्लास पैडिंग है वो 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट में की जा सकती है। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऑफ CSS। तो CSS के बैकग्राउंड्स देने की कई प्रॉपर्टीज है। इनको इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया भी था गेस्ट पेपर में कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो CSS प्रॉपर्टी से आएंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि CSS में हम लोग इमेज प्रॉपर्टी दे सकते हैं, CSS में हम लोग पोजीशन की प्रॉपर्टीज दे सकते हैं बैकग्राउंड में, और साथ ही साथ आप लोगों की कलर्स प्रॉपर्टीज भी हैं। लेकिन इसमें इंट्रेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो द राइट आंसर इज इंट्रेट। तो बच्चों ये हैं सारे आप लोगों के CSS जावा और कुल मिला के M2 के पेपर। आई होप आप लोगों के अच्छे नंबर्स आए होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि आपके पेपर्स मैच करने के बाद कितने आंसर्स आए। दूसरी चीज आपको मैं ये भी बता दूं कि इससे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। मान लीजिए जैसे किसी भी बच्चे के इस वाले क्वेश्चंस में 100 में 60 नंबर्स आ गए हैं, तो 60 नंबर्स का आने का मतलब है आपके जो नंबर्स आए हैं इसका 60% ही वेटेज लिया जाएगा, यानी कि 36 नंबर्स आपके काउंट किए जाएंगे आउट ऑफ 100 इससे। और जो बच्चे आगे आएंगे यानी कि प्रैक्टिकल में वो नंबर्स फिर इसमें आगे आकर जुड़ जाएंगे। तो आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके कितने नंबर्स आए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, गुड बाय एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।